हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। आइए चलिए बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। आज का टॉपिक बेटा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। हम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, साथ में हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे जो चैनल पे इससे पहले की वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए आप जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर आपके टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कीजिए। अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी आज की क्लास की। बेटा, जैसे कि मैंने बताया, हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो जो पहली चीज हमारे माइंड के अंदर आती है वो क्या आती है? करंट। क्या आता है? करंट। बेटा, करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो हमारा क्या होता है? उस चीज के अंदर हमारे करंट आ जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा कोई कंडक्टर होता है। मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, वायर। क्या लिया? वायर। ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही बेटा क्या होगा, इसके अंदर एक वोल्टेज अप्लाई की जाएगी। क्या दी जाएगी? इसके अंदर वोल्टेज दी जाएगी। तो हमारा जो वायर है इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर बेटा क्या आ जाएगा? आपका करंट आ जाएगा। इस वायर के अंदर क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो बेटा आपका अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं कहूं 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला चार्ज आपका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और बेटा हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव साइड से आपकी डायरेक्शन आपकी फ्लो होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन आपके पॉजिटिव चार्ज की होती है वही आपकी क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। और बेटा करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। यदि हमें करंट नापना हो तो हम किस यूनिट में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यदि मैं कह रही हूं इस वायर में से 1 एम्पियर करंट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? उसके अंदर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा I इज इक्वल टू QT। I इज योर करंट, Q इज योर चार्ज एंड T इज योर टाइम। और अभी हमने डेफिनेशन में भी तो यही पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हमारा क्या कहलाता है? करंट। और अगर हमारे को इसको नापना हो करंट को, तो हम करंट को नापने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? एमीटर का। कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। और ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है। देखिए मैंने जैसे बताया था कि फ्लो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? जो फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज का। अगर यहाँ पे मेरी क्या है? एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी में जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है। करंट का फ्लो यहाँ से होगा और इलेक्ट्रॉन का बेटा अपोजिट होगा। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, समझने वाली बात क्या है? दो चीजें होती हैं, एक होता है करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसकी वजह से जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वहां से हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। कहाँ पे? जो हमारा नेगेटिव पार्ट वो होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और जहां से हमारा पॉजिटिव होता है वहां से हमारा क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। और ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये शुरुआत से ही ऐसे ही चलते आ रहा है। और अभी मैंने बताया था एमीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में। जैसे कि यहाँ हमने बैटरी लगाई, यहाँ हमारा लोड है, लेट से बल्ब है कोई यहाँ पर। ठीक है। अब मेरे को जानना है कि इस बैटरी से कितना करंट पास हुआ, तो यहाँ सीरीज में ही मैंने क्या लगाया? एक
एमीटर लगाया। ठीक है, अब अगर याद रखिएगा बेटा, जब हम कभी भी दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। लेट्स से मैंने दो पाइप्स को रब करा आपस में, या दो पेपर को रब करा, कुछ भी है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर। एक सरफेस जो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो सरफेस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसे गेन करने वाला भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम दो सरफेस को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या दी गई है, एक आपको टेबल दी गई है जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि किसमें कौन सा चार्ज आता है। यदि मैं ग्लास रोड को रब कर रही हूँ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं वूलन क्लॉथ को रब कर रही हूँ तो पॉजिटिव चार्ज, वूलन कोट, वूलन कारपेट, नायलॉन, ड्राई हेयर, तो इन सभी में कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ होता है, एम्बर होता है, प्लास्टिक शीट, रबर शूज, क्लॉथ कॉम, इन्हीं सब में क्या आता है हमारा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे जब क्या करा कि जो ग्लास रोड है उसे एक सिल्क क्लॉथ से क्या करा गया, रब करा गया। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, तो बेटा ग्लास रोड पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और सिल्क क्लॉथ पे हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि बेटा मैंने मैग्नेट में भी बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, लेट्स से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बेटा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा एक दूसरे से तो उनमें क्या आएगा। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को बेटा जब हम क्या करेंगे, आपका रब करेंगे तो बेटा हमारा क्या आएगा, आप बताइए मुझे। अनलाइक चार्जेस आएंगे, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये तो याद ही रखिएगा। क्या रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार्जेस की। तो मैंने अभी क्या बताया था, जब हम दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो एक के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो क्या आएगा बेटा, अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो एक करंट को फ्लो करने के लिए, किसी बल्ब को जलाने के लिए या किसी भी कंपोनेंट को जलाने के लिए हम पूरा सर्किट तैयार करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हमारा करंट का फ्लो होता है। और इसको देखिए बेटा, इसमें जो जरूरी कंपोनेंट है वो क्या रहता है, एक हमें बैटरी चाहिए होती है जहां से हमारा क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई होता है। वोल्टेज सप्लाई होने से हमारा क्या होगा, करंट उसके अंदर फ्लो करेगा। एक हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी कि लोड, जिसको हमें ग्लो करना है करंट की मदद से या जलाना है। एक स्विच जो हमें ये बताता है कि हमारे को अब उसे ऑफ करना है या ऑन करना है। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि आपके सिंबल्स कि किसका मतलब क्या होता है। यदि इस तरीके से है तो ओपन स्विच, बैटरी, लैम्प बल्ब, क्लोज स्विच, सेल, एमीटर, बजर, फ्यूज, रेजिस्टर, वोल्टमीटर। तो ये सभी क्या है, हमारे सिंबल्स है जिनका हम आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वंस रन आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये कहते हैं कि यदि मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही हूँ और मुझे किसकी वायर की कमी पड़ गई तो मैं किसका यूज करूंगी। तो बेटा सीधी सी बात है, आप एक ऐसे आइटम का यूज करोगी जिसमें से करंट का फ्लो हो सके। ऐसे आइटम का यूज करोगी जिसमें से करंट का फ्लो हो सके। और बेटा करंट का फ्लो किसमें से होता है, कंडक्टर्स में से। ठीक है, किसमें से होता है, कंडक्टर में से। अब मुझे बताइए बेटा, पेपर क्या होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर क्या क्या होता है, इंसुलेटर। क्योंकि आपका
अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता। रबड़ भी क्या होता है? इंसुलेटर। वुडन भी क्या होता है? इंसुलेटर। तो बेटा इनमें से कंडक्टर कौन सा है? ब्लेड। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन देते हैं। ये कहते हैं कि स्विच जो होता है सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट में। बेटा स्विच आपका सोर्स नहीं है। सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का बैटरी। हमें करंट कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है। तो असर्शन तो बिल्कुल गलत है। When the switch is open या off, the air gap between the terminals prevent the flow of current। तो बात ये बेटा बिल्कुल सही कही गई है। इन्होंने कहा है कि मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया है, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या है? यहाँ पे मैंने क्या लगाया? एक स्विच लगाया, ठीक है। अब अगर मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, सॉरी ऑन कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ये वायर ले लेगा और करंट का फ्लो होगा। और यदि मैं यहाँ से इस स्विच से आपका क्या करती हूँ? यहाँ से आपका ऑफ कर देती हूँ। क्या कर दिया मैंने? ऑफ कर दिया। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है किसने ले लिया? एयर ने ले लिया। और बेटा एयर क्या होता है? हमारा पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का। इसकी वजह से क्या होता है? इसमें से हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो बेटा रीजन बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अब हम बात करेंगे किसकी? फिलामेंट ऑफ टंगस्टन बल्ब। इससे आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये कहते हैं कि हमारा जो बल्ब होता है, ट्रेडिशनल बल्ब जो पहले टाइम में यूज किया जाता है, इसका जो फिलामेंट है वो हमारा कैसा होना चाहिए? इसका फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो बेटा आपको यहाँ पे इसको समझने से पहले दो शब्दों को समझना होगा। पहला समझना होगा रेजिस्टेंस और दूसरा शब्द आपको समझना होगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सारा आपका जो ये है टॉपिक आपका इन्हीं दो चीजों पे टिका हुआ है। अगर आपने इन दो पॉइंट्स को समझ लिया तो ये समझ लिया आपने इलेक्ट्रिसिटी आधा से ज्यादा कवर कर लिया। तो ये कहते हैं कि जो टंगस्टन बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है, इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। रेजिस्टेंस भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है? हाई होता है। अब हाई होने का क्या मतलब है? हाई क्यों होता है? देखिए बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? जो करंट का फ्लो होता है उसे रोकता है। क्या करता है? जो करंट का फ्लो होता है उसे रोकता है रेजिस्टेंस। अब क्या होगा बेटा? जैसे मान लीजिए आपने पूरा एक सर्किट तैयार किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया। अब उसमें से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है करंट का। अब जब हमारे को क्या होगा? जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो करंट है, जब यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बल्ब के अंदर आके रुकेगा, तो क्या होगा? ये करंट जो होगा ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा? हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, करंट का फ्लो है, वो रुक गया। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई किस लिए रखा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए रखा जाता है ताकि अगर हमारे इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट हो जाए तो ये टूटे ना। क्या हो जाए? अगर हीट हमारा ज्यादा जनरेट हो जाए तो ये टूटे ना। अगर मान लीजिए यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो ये क्या होता? मेल्ट होके टूट जाता। उसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टेंस इसका हाई ना रखती तो क्या होता? जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुकता नहीं और वो चलता रहता। और जब वो रुकता नहीं तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपको क्या समझ में आया कि जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विच प्रॉपर्टी ऑफ द फिलामेंट इन अ बल्ब मेक्स इट ग्लो। ये कहते हैं बल्ब की फिलामेंट की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वो ग्लो करता है? किसकी वजह से उससे करता है बेटा? हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से।
अब हम बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ कहता है कि जब हम कभी वोल्टेज अप्लाई करते हैं अराउंड द सर्किट, ठीक है, तो वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम उस सर्किट के अंदर वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा बेटा, करंट बढ़ता चला जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब मैंने हटाया तो मेरा यहाँ पे क्या आता है, आर। आर होता है बेटा क्या, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ से एक रिलेशनशिप और समझ में आएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जितना जितना मैं करंट बढ़ाऊंगी उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। वोल्टेज क्या होता है बेटा, वोल्टेज हमारा होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हम पावर सोर्स होते हैं वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर वो उसे पुश करता है ताकि वो उसे मूव कर सके। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस का मैंने बताया, रेजिस्टेंस क्या होती है, एबिलिटी होती है करंट के फ्लो को रोकने की। प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की, या सर्किट का पार्ट, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसके अपोज में, उस करंट के अपोज में। और यूनिट क्या रहती है रेजिस्टेंस की, ओम। ठीक है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस जो होता है वो दो फैक्टर से आपके अफेक्ट करता है, पहला लेंथ और दूसरा एरिया। रेजिस्टेंस हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। ठीक है। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि हमारा जो, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसकी जितनी हमारी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जितनी हमारी लेंथ बढ़ती चली जाएगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसा किस लिए होगा बेटा, ऐसा इसलिए होगा कि हमारे यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा है, अब क्या उसे पहले इतना बैरियर क्रॉस करना था, अब क्या हुआ और लेंथ बढ़ी तो अब इसे ये भी क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, अपना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, फिर इसे ये भी बैरियर क्रॉस करना होगा। तो जैसे जैसे क्या होगा बेटा, इसकी जो हाई लेंथ है बढ़ती चली जाएगी, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अगर यहाँ से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे तो अब क्या होगा, एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ से हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पास हो पाएंगे। एरिया बढ़ा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा जगह मिलेगी इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए, करंट को पास होने के लिए, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर। ये कहते हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा मेटलिक कंडक्टर से पास होता है तो अमाउंट जो होता है हीट प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल एंड लेंथ ओनली, मटेरियल एंड थिकनेस ओनली, मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस बेटा तीनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ये कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वायर का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो लेंथ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनको दोनों को डबल कर दिया जाए। तो देखिए आपको पता है बेटा, R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ये आपको पता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है कि जो वायर का लेंथ है उसे भी डबल कर दिया, यानी कि R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ, और जो एरिया है उसे भी क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को डबल कर दिया। सो बेटा क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकती हूँ, ट्वाइस रो L बाय A। भाई ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डबल हो गया ना। ठीक है। सो अब आप एक बात बताइए मुझे यहाँ पे, बेटा यहाँ पे क्या है, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस था वो कितना रहा, रो L बाय A। तो बेटा हमारा कैसा रहा, रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये कहते हैं मान लीजिए एक पूरा सर्किट है जिसके अंदर हमने क्या करा, 2 बल्ब लगाए एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस।
ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज योर रेजिस्टेंस R एंड दिस इज योर बल्ब B1 एंड दिस इज योर बल्ब B2। ये कहते हैं अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो इन दोनों बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस इज योर क्वेश्चन। तो बेटा देखिए एक चीज समझिए, रेजिस्टेंस इन्होंने कहा रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे जो दोनों बल्ब हैं इनका भी अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और इसका भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई इसका रेजिस्टेंस बढ़ा, ये रेजिस्टेंस बढ़ा और ये भी रेजिस्टेंस बढ़ा। अब जब बेटा रेजिस्टेंस बढ़ा तो मैंने एक रिलेशन बताया था, V इज इक्वल टू आई आर और V अपॉन I इज इक्वल टू R, या फिर तो बेटा सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बेटा यहाँ से निकलने वाला करंट का फ्लो कम हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से, तो हमारे ये जो दोनों बल्ब हैं B1 और B2 दोनों ही कैसे हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ही डिम हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या होगा, बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डिमर, ठीक है। अब देखिए आजकल, पहले इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे बट आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो बेटा दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फर्क है, एक बहुत सिंपल सा फर्क है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, एक ही कनेक्शन से जितने भी सारे अप्लायंसेज हैं हम क्या कर देते हैं, उन्हें अटैच कर देते हैं। जैसे जो पहले क्या होता है, आपने देखा होगा जो पहले लड़ी लगती थी लाइट की, उन्हें क्या किया जाता था, एक ही कनेक्शन में जोड़ दिया जाता था। इसलिए क्या होता था, यदि उसमें से एक भी आपका खराब हो जाए तो आगे के वर्क नहीं करते थे। जैसे कि मान लो अगर मैंने क्या करा है, ये कनेक्शन लिया, बैटरी ली है, अगर मेरा यहाँ पे ये बल्ब खराब हो जाए, ये फ्यूज हो जाए, तो ये दूसरा बल्ब भी नहीं जलेगा। तो दिस इज योर सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज तो डिवाइड रहती है, करंट कांस्टेंट रहता है, लेस रिलायबल होता है, हॉलीडेज लाइट जैसे आपका एग्जांपल है। पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल पाथ्स होते हैं। क्या होता है, मल्टीपल पाथ्स होते हैं। जैसे मान लीजिए पहले क्या करा था हमने, दो बल्ब को एक ही लाइन में कनेक्ट करा, अब क्या करा, एक बल्ब को अलग लाइन में, दूसरे बल्ब को अलग लाइन में। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, यदि मेरा ये बल्ब खराब भी हो जाए तो ये बल्ब हमारा जलता रहेगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, वोल्टेज तो सेम जाएगी लेकिन करंट हमारा डिवाइड हो जाता है, ये ज्यादा रिलायबल है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, जैसे हमारे जो होम होते हैं, होम में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो आपका किसको फॉलो करते हैं, पैरेलल सर्किट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम मान लो दो बल्ब हैं जिसका दो रेजिस्टेंस है, तो एक 2 ओम का एक है, 2 ओम का एक है, उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना होगा, 4 ओम हो जाएगा। यदि मैं उसे पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ तो कितना होगा, 1 + 2 1/2 इज 2/2, ठीक है, एंड 2/2 इज 1। लेकिन हमारा क्या होता है, फॉर्मूला 1/1/r इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इस तरीके से हमारा आंसर आता है। देखिए इसको याद रखिएगा बेटा, अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करती हूँ तो फॉर्मूला होता है R न्यू इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, ठीक है, सो ऑन, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं। और यदि मैं पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ तो फॉर्मूला होता है 1/R1, R न्यू इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। तो इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, राधिका कनेक्ट करती है सीरीज अरेंजमेंट 2 आइडेंटिकल सेल्स की विद सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 बल्ब, ठीक है। दो बल्ब के साथ उसने क्या करा, 2 आइडेंटिकल सेल को लगाया। विच शुड शी डू टू मेक बल्ब्स ग्लो डिमर, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसके जो आपके बल्ब हैं वो डिम हो जाए, ठीक। इसको क्या करना, डिम करना है। तो ये कहते हैं एक सेल को आप क्या पीस ऑफ चॉक से रिप्लेस करेंगे, या एक सेल को मेटल वायर से करेंगे रिप्लेस, या एक बल्ब को आप क्या करोगे, या पीस ऑफ मेटल वायर से कनेक्ट कर दोगे, या फिर एक बल्ब को आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल से कनेक्ट करोगे। सो बेसिकली क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, आपका जो एक बल्ब है उसे हम क्या करेंगे, आपका मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी कहते हैं बेटा, अगर हमारे को कंट्रोल करना हो करंट को,
ठीक है, तो हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? रियोस्टेट का यूज करते हैं। रियोस्टेट का यूज करते हैं, ये क्या करता है? हमारे रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इससे पूछा गया है कि विक्टर क्या करना चाहता है? एक बैटरी को कनेक्ट करना चाहता है और एक फिक्स रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब लेकिन क्या हुआ कि उसे करंट को चेंज करना है, बिना वोल्टेज को चेंज करे, तो वो क्या करेगा? तो बेटा उस केस में वो क्या करेगा? वो रियोस्टेट का यूज करेगा। ठीक है, अब हमारे क्या आते हैं बेटा? कुछ लिक्विड्स आते हैं। ठीक है, हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। ये कुछ होते हैं गुड कंडक्टर और कुछ होते हैं पुअर कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है बेटा? जो ये वाले आपके आइटम्स होते हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। लेकिन जो ये वाले आइटम्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देते। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपको ज्यादातर आइटम देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन नहीं है? तो बेटा क्या होता है? विनेगर है, सॉल्ट, लाइम जूस भी है, सॉल्ट वाटर। डिस्टिल वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब एक ना, जैसे हमारा बल्ब के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक बेटा हमारा फ्यूज वायर के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि जो हमारे फ्यूज वायर होते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए। तो बेटा फ्यूज वायर जो होना चाहिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होना चाहिए? जैसे ही हमारा उसके अंदर क्या होगा बेटा, एक लिमिट से ज्यादा जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? वो जो वायर है वो टूट जाएगा। वो क्या है? वायर टूट जाएगा। पहले तो ये समझे फ्यूज वायर हम किस लिए यूज करते हैं बेटा? फ्यूज वायर हम इसलिए यूज करते हैं घर के अंदर कि यदि हमारी जो डिजायर वोल्टेज है अगर उससे ज्यादा करंट आ रहा है तो वो क्या हो? रुक जाए और हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो फ्यूज होने से रुक जाए। ये हमारा फ्यूज वायर का यूज होता है। तो अब ये रुकेगा कैसे? वो ऐसे रुकेगा, मान लीजिए हमारी मेन सप्लाई है और ये हमारे अप्लायंसेज हैं, ऐसा मैंने मान लिया। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा? यहाँ पर एक कहीं क्या होगा? ये फ्यूज वायर होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? जब यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होगी तो अगर आपकी आइडियल वोल्टेज सप्लाई है तो यहाँ पे करंट जाता रहेगा। लेकिन क्या हुआ? अचानक से आपकी जो वोल्टेज की सप्लाई है वो बढ़ गई। अब जब वो बढ़ेगा तो बेटा ये क्या करेगा? ये जो फ्यूज वायर है टूट जाएगा। टूटने की वजह से ये जो बढ़ता हुआ करंट है वो आपके अप्लायंसेस तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या होगा? आपके जितने अप्लायंसेस हैं वो बचे रहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके? शॉर्ट सर्किट से हमें बचा सके बिना ब्रेक हुए। ठीक है, और हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, फ्यूज वायर की हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो हो सके। ठीक है बेटा, याद रखिएगा जो हमारे फ्यूज वायर्स होते हैं वो किसके बनते हैं? लेड और टिन के एलॉय से बनते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यदि मुझे फ्यूज वायर बनाना है तो मैं क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करूंगी? तो सीधी सी बात है, क्या होना चाहिए बेटा? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। थिकनेस थिन होनी चाहिए क्योंकि मोटा वायर टूटेगा नहीं। और रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? हाई। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया ना कि आपने क्या क्या करा? मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होना चाहिए ताकि क्या हो? जो फ्यूज वायर है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए जब बहुत ज्यादा करंट उसमें से निकले। ठीक है, सर्किट और हमारे इक्विपमेंट्स को बचा सके। हाई रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे ही क्या हो? शॉर्ट सर्किट हो तो क्या है? अब वो क्या करें? जो फ्यूज वायर होता है उनका हाई रेजिस्टेंस इसलिए किया जाता है ताकि वो शॉर्ट सर्किट से बचा सके बिना किसी विदाउट ब्रेकिंग करंट। ठीक है, और करंट कनेक्टिविटी भी हमारी हाई होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन आता है, निक्रोम का यूज किया जाता है एलिमेंट्स को हीट करने में। डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर। निक्रोम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। देखिए असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि ऐसा किया जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टिविटी होती है। बेटा अगर लो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, तो आपका जो वहां पे करंट है वो आपका लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर वो
देखिए हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी बताया रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी हाई करने का मतलब क्या है कि करंट आपका एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए। जब तक करंट एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा तो आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा, लाइट नहीं देगा। तो इसका रीजन गलत है, आपका असर्शन सही है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मटेरियल कुड बी यूज एज फ्यूज। हम फ्यूज के तौर पे किसको यूज कर सकते हैं, तो मैंने बेटा बताया था हम फ्यूज के लिए उसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, तो लो किसका है, ऑप्शन नंबर सी का है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी ना देके क्या दिया है, कंडक्टिविटी। तो बेटा याद रखिएगा रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी। अब देखते हैं हमें रेजिस्टिविटी कैसे चाहिए बेटा, रेजिस्टिविटी हमें हाई चाहिए। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है बेटा, कंडक्टिविटी हाई है तो ये रेजिस्टिविटी लो हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी लो। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है यदि मान लीजिए आपका बल्ब ग्लो नहीं करता किसी सर्किट में तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हो सकता है बेटा बल्ब फ्यूज हो, आपका सर्किट ठीक से ना बना हो, या फिर जो बैटरी जिससे आप सप्लाई कर रहे हो करंट वो वीक हो, सर्किट ओवरलोड हो, लिक्विड कंडक्टिंग ना हो, ठीक है, या लो कंडक्टिविटी का लिक्विड हो। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। एक टेस्टर है वो क्या करता है, यूज करता है, अ टेस्टर वाज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड। एक टेस्टर का यूज किया गया, हम उसने क्या करना था, एक लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को चेक करना था, और उसने ऐसा पाया कि जो बल्ब है टेस्टर का वो ग्लो नहीं करा। तो इनमें से ही कहते हैं कौन सा रीजन सही हो सकता है। सर्किट ऑफ द टेस्टर रिमेन इनकम्प्लीट, ये भी सही हो सकता है, या करंट थ्रू द टेस्टर वॉज टू वीक, ये बात भी सही है बेटा, दोनों ही ऑप्शन सही है। हो सकता है कि वो सर्किट ही पूरा ना बनाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे को उस ऑब्जेक्ट को ग्लो करने के लिए जितना करंट की आवश्यकता है उतना करंट उसको अवेलेबल ना हुआ हो। सो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर द क्लास। इसके हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जितने ज्यादा आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना आपको इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।